हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, यानी कि जो जीव है जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या है, जनन क्या है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नए जीव का निर्माण होता है। ग्रोन अप इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देम, यानी कि सजीवों द्वारा अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस है? तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन को लगातार बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे जो स्पीसीज है यानी कि आगे जो प्रजाति आगे बढ़ना बंद हो जाती है, यानी कि जीवन को आगे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। परपेट्यूशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज है अपनी जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जो प्रजाति है अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। वेरिएशंस, रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है। वेरिएशंस क्या होता है? धीरे धीरे जीव के अंदर बदलाव हो जाते हैं। जैसे हम मनुष्य की बात करें तो पहले जो हमारे जो पूर्वज थे बिल्कुल एज ए बंदर की तरह थे। धीरे धीरे उनमें वेरिएशन आता गया, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। अगर वेरिएशन आते 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 आज हम जो आधुनिक मानव की तरह बिल्कुल बंदरों से बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के दिखने लग गए हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? वेरिएशंस के कारण। अगला आता है ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस। जो वेरिएशन होते हैं, जो जीव के अंदर जो बदलाव आते हैं धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो जो बदलाव हैं वो वेरिएशंस उनका ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से अनदर जनरेशन। वेरिएशन ट्रांसफर हुआ तभी तो हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल एज अ बंदर की तरह थे, एज अ मंकी की तरह थे। आज हम बिल्कुल उनसे थोड़ा पूरा डिफरेंटिव हो गए हैं। ये किसकी वजह से? वेरिएशन के ट्रांसफर होने की कारण। अब अपन बात करते हैं वेरिएशंस क्या है, विभिन्नताएं क्या है। तो देखिए वेरिएशंस क्या है? वेरिएशन आर डिफरेंसेस, यानी कि वेरिएशंस क्या है? बदलाव, विभिन्नताएं इन मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब बाह्य आकारिकी और फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिकी, यानी कि शारीरिकी और बाह्य आकारिकी में धीरे धीरे जो बदलाव होते हैं ऑन अदर ट्राइड्स और अन्य लक्षणों में भी बदलाव होते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि नए जीव के अंदर बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। एक ही प्रजाति के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल जो बदलाव आते हैं दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। इसको हम वेरिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आते हैं? कारण यह है कि वेरिएशंस क्यों आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे वेरिएशंस बदलाव क्यों आते हैं। तो हम जानते हैं कि वेरिएशंस आने का मेन कारण है म्यूटेशन। पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? जो जीन होते हैं हमारी जो ट्राइड्स जो होते हैं, आनुवंशिक जो ट्राइड्स होते हैं, जेनेटिक ट्राइड्स, उन ट्राइड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशंस को कौन ले जाते हैं? क्रोमोसोम्स ले जाते हैं। क्रोमोसोम्स पे कौन होते हैं? लार्जर फॉर्म में जीन होते हैं। तो जीन क्या है? एक फैक्टर है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है। तो म्यूटेशन क्या है? जीन में होने वाला सडनली चेंजेस, सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन क्या है? जीन में होने वाला अचानक परिवर्तन। तो ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के अंदर ह्यूगो डी व्रीज ने सबसे पहले उत्परिवर्तन को देखा था। ड्रोसोफिला की जो फल मक्खी थी उसमें अचानक ही एक फल मक्खी है, उसका जो आई का कलर है वो व्हाइट पाया गया उनको। तो वो व्हाइट पाया जाना क्यों हुआ? उसके अंदर जीन में कुछ बदलाव हो गए थे, इसकी वजह से। अगला है डीएनए रेप्लिकेशन। जो हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए की कॉपी बनती है, एक डीएनए से दो डीएनए की कॉपी बनती है। जब सेल डिवीजन होता है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो हमारा जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आनुवंशिक पदार्थ के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाते हैं। तो जब डीएनए की कॉपी होती है उस समय बदलाव होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं। अगला है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स के जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और उसकी वजह से क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे के, और इसके जो जीन्स है दूसरे वाले जीन में सेट हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के कारण भी वेरिएशन आ जाता है। अगला है बाय नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? कोई प्रजाति अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रजाति की सुरक्षा के लिए
इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेती है, अपने आप को डाल लेती है। इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा भी वेरिएशन आ जाते हैं। जिससे मान लीजिए मेंढक की, अगर हरे रंग का मेंढक है तो वो अगर मान लीजिए जंगल के अंदर पेड़ के ऊपर चिपक हुआ तो एनिमल से अपनी सुरक्षा के लिए अपना रंग हरा कर लेता है, ग्रीन कर लेता है, ताकि जो उसके ऊपर एनिमल जो अटैक करे या जो शत्रु जो अटैक करे वो लीव्स समझ के उसके ऊपर अटैक नहीं करे। तो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि वातावरण के अनुसार अपने आप को डाल देना। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन जो है, विभिन्नताएं जो आती है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी क्या महत्व है, वो क्यों आनी चाहिए और वो हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है या किस प्रकार उनके इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है फॉर एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को डाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो वेरिएशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम एडेप्ट हो जाते हैं, जिस वातावरण के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं तो वो हमारे लिए सूटेबल कंडीशंस बन जाती है। अगला है इंप्रूवमेंट ऑफ वैरायटी। इससे वैरायटी के अंदर यानी कि जो किस्म है उसमें भी सुधार आता है। धीरे धीरे जो वेरिएशंस आते जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट जो महिला है उसकी इंटेलिजेंट पुरुष से अगर शादी हो जाती है तो दोनों से जो आगे जो जनरेशन पैदा होगी तो वो ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होगी। तो ये इंप्रूवमेंट होता है वैरायटी के अंदर, यानी कि वैरायटी के अंदर और सुधार होता है और इंप्रूवमेंट होता है। अगला आता है तीसरा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? विकास, उद्विकास। तो धीरे धीरे जो हमारी जो जनरेशन है वो उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के चेंजेस होते हैं, सूटेबल चेंजेस होते हैं, एडेप्टेबल चेंजेस होते हैं, और वो अनेक वर्ष के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आ जाते हैं और वो बदलाव हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन है विकास। जैसे हम जो हमारे जो पहले पूर्वज थे वो एज अ बंदर की तरह थे, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स थे और बिल्कुल खड़े होकर नहीं चलते थे, बंदरों की तरह झुके हुए चलते। तो इवोल्यूशन की वजह से क्या है, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और हाँ आज हम उनसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के दिखते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? इवोल्यूशन की वजह से हुआ। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझी, सिग्निफिकेशन रिप्रोडक्शन समझे, और वेरिएशंस यानी कि विभिन्नताएं क्यों आती है और वेरिएशंस के क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या कॉजेस है, और इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार, तो यह रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के प्रकार। तो रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया है। अब रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का? तो ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं लैंगिक जनन और एक कहलाता है अलैंगिक जनन। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनाइज्म अगर सिंगल ही बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन किए अगर नए इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है, नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स यानी कि नए जीव का डेवलपमेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि बिना मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के अगर नया जीव बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इज नोन एज रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज यूजुअली इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो सिंगल ऑर्गेनाइज्म जो है उसका जो न्यूक्लियस है उसका केंद्रक है वो डिवाइड हो जाता है और उसका जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य है वो डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन, यानी कि एक प्रकार का ये सोमेटोजेनिक है, यानी कि कायिक रिप्रोडक्शन है, यानी कि कायिक जन्म कह सकते हैं इसको, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहले बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। एक अमीबा है उसके दो अमीबा, जो एक अमीबा है ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, दो इंडिविजुअल्स बनाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, जिसको द्विखंडन भी कहते हैं। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है? यानी कि एक जो सेल है उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं, जैसे राइजोपस के अंदर होता है मल्टीपल फिजन्स होता है इसके अंदर। मल्टीपल फिजन में एक से अनेक जो डिवाइड हो जाता है अनेक पार्ट के अंदर, अनेक सेल्स के अंदर। बडिंग हाइड्रा के अंदर होता है, जो आउटग्रोथ होती है हाइड्रा के अंदर, तो आउटग्रोथ इतनी ग्रोथ कर लेती है कि नए डिटेच्ड होके नए हाइड्रा में जनरेट हो जाता है या नए हाइड्रा को उत्पन्न कर देता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। जिस बड जो होता है बड से नया हाइड्रा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। इसको मुकुलन विधि भी कहते हैं और ये हाइड्रा के अंदर होता है। अगला फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? मतलब होता है विखंडन।
तो जो स्पाइरोगायरा है या ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जितनी भी एल्गी है, उन एल्गी के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो वो छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं फ्रेगमेंट, और वो फ्रेगमेंट जब टूट के डिटेच्ड होके नए एल्गी का निर्माण कर लेते हैं, नए एल्गी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगला आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर जो राइजोपस है, स्पोरोजोआ है, इनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। इनके जो बीजाणु होते हैं, स्पोर जो होते हैं, वो बिखर जाते हैं और बहुत सारे जब क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल होती है तो बहुत सारी जो स्पोर्स बना लेते हैं, वो स्पोर्स डेवलपमेंट होते हैं, तो नई जो सेल्स का निर्माण करते हैं। राइजोपस के अंदर भी इस प्रकार का स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा स्पोरोजोआ में होता है। अब देखिए रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनाइज्म का कोई पार्ट अगर टूट जाए और उस पूरे पार्ट से अगर नए जीव का निर्माण हो जाए तो दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के अगर 3 टुकड़े कर दिए जाए तो माउथ, जो बीच वाला जो बॉडी है और जो नीचे वाला टेल वाला है, तीनों पार्ट डेवलप होकर नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं। तो रीजनरेशन सबसे ज्यादा प्लेनेरिया में होता है। छिपकली में भी आपने देखा होगा, छिपकली की पूंछ अगर अपन टेल को डिटैच कर दें तो नई पूंछ आ जाती है, लेकिन उसमें तो क्या होता है, टेल ही डिटैच होती है और टेल ही आती है, लेकिन प्लेनेरिया की पूरी बॉडी ही डेवलप हो जाती है अगर उसके 3 पार्ट कर दिए जाए। इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन। तो देखिए जो कोई भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अगर मान लीजिए प्लांट्स जो नया जनरेट कर रहा है, दूसरा प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर बिना फ्लावर के, यानी कि बिना मेल और फीमेल गैमेट्स के, यानी कि बिना रिप्रोडक्टिव पार्ट के अगर नया पौधा जनरेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी कि रूट है, स्टेम है, लीव्स है, जड़ तना और पत्ती की सहायता से अगर नया पौधा डेवलप हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे पोटैटो के अंदर आलू की जो है वो जो आई होती है, वो आई पूरी आंख जो डेवलप होकर नया आलू बना लेती है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे ब्रायोफिलम की जो पत्ती है, पत्ती डिटेच होके नया ब्रायोफिलम जनरेट कर लेती है। ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी जैसे स्टेम, जैसे अपन गुलाब की बात करें, रोज है, मेहंदी है, तो इस प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उनकी जो स्टेम अपन काट के कहीं कलम अगर हम उगा देते हैं तो वो ग्रो कर लेती है, नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर लेती है। यानी कि जड़, तना और पत्ती की सहायता से अगर नया प्लांट्स डेवलप हो रहा है, नया लिविंग ऑर्गेनाइज्म डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो जितने भी मेथड है, 6-7 मेथड है, ये 7 ही मेथड के अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी इसकी सिर्फ हमने आउटर स्टैंडर्ड से हमने इनको समझा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं लैंगिक जनन, यानी कि ऐसा जनन या इस प्रकार का रिप्रोडक्शन या इन दिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स द टेक प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से अगर नया जीव डेवलप हो रहा था, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारी जो मेल की जो सेक्स सेल है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, और फीमेल की जो सेक्स सेल है दैट इज कॉल्ड ओवम, यानी कि ओवम और जो स्पर्म है उनका अगर फ्यूजन हो रहा है और नए इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम और डिटेल से अगले वीडियो में